विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को इस महत्वपूर्ण सत्र में संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यदि हम कल्पना करें, यूरोप के 3 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की बात करें, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, उन तीनों की जनसंख्या को मिलाकर जितनी उनकी कुल आबादी है उतनी अकेले उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व भौगोलिक विविधता यहाँ के लोकतंत्र को और भी समृद्ध और मजबूत बनाती है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक की आबादी अनेकता में एकता की हमारी सांस्कृतिक विशेषता का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण राज्य में आप सबका जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना विशेष महत्व की बात है। इसलिए मैं आप सभी को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे लिए उत्तर प्रदेश की प्रत्येक यात्रा अपनी जन्मस्थली व आरंभिक जीवन की कर्मस्थली से जुड़ने और अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर भी प्रदान करती रही। मेरी इस यात्रा के दौरान 3 जून को प्रधानमंत्री जी ने मेरे गांव परौं का भ्रमण किया। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की तथा मेरे गांव में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। यह कार्यक्रम मेरे गांव के इतिहास की अविस्मरणीय घटनाओं के रूप में लोगों की स्मृति में सदैव विद्यमान रहेगा। 4 जून को कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चैम्बर को संबोधित करते समय मैंने इस राज्य के उद्यमियों में एक नए उत्साह का अनुभव किया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मुख्यमंत्री योगी जी का लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। इस यात्रा के दौरान गोरखपुर भी गया। वहां गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भाग लेने तथा श्री गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने की स्मृतियां मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहेंगी। कल मुझे संत कबीर नगर में मगहर स्थित कबीर चौड़ा धाम जाने का सौभाग्य भी मिला। वहां जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसा महत्व रखता है। संत कबीर अकादमी में भविष्य में होने वाले अध्ययन व शोध कार्य उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक, सामाजिक व शैक्षिक विरासत को और मजबूत बनाएंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उनका दर्शन करके तथा वहां के नवनिर्मित गलियारे और परिसर के सौंदर्य तथा भव्यता को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब उस परिसर में जाने पर यह एहसास होता है कि महात्मा गांधी ने सन 1916 में काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी यात्रा के संदर्भ में जो कहा था कि वहां की सकरी व गंदी गलियों तथा व्यवस्था के विषय में जो असंतोष व्यक्त किया था उसे प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दिया है। देवी और सज्जनों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि भारतीय लोकतंत्र के बीज हमें पश्चिम के देशों से नहीं मिले, बल्कि उनका स्पष्ट उदाहरण भगवान बुद्ध के समय में गठित संघों की कार्यप्रणाली में दिखाई देता है। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी और श्रावस्ती में प्राचीन काल में ही
वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण मौजूद थे जिनका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक भाषण में किया था। आज आप सभी जनप्रतिनिधिगण उस प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। यह आप सबके लिए गौरव की बात है। साथ ही आप सबके ऊपर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। सामाजिक समावेश की दृष्टि से यह एक अच्छी उपलब्धि है कि वर्तमान विधानमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दायरा कहीं अधिक व्यापक हुआ है। लेकिन मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है। लेकिन इतनी संख्या से संतोष नहीं करना चाहिए। जो कुल 403 सदस्यों का लगभग 12% है। इसी प्रकार कुल 100 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य वर्तमान 91 सदस्यों में महिलाओं की संख्या केवल 5 है, जो आज की तारीख में लगभग 5.5% है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। ये आप सब पर निर्भर करता है कि इस संभावनाओं को हम कैसे तलाशें और कैसे सुधार करें। आदरणीय सदस्यगण, इतिहास के हर दौर में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य रहा है। भारत की संविधान सभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि इसी राज्य से गए। यही नहीं, यहाँ के प्रतिनिधियों का योगदान भी उच्च स्तरीय का था। उन प्रतिनिधियों में पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, हृदयनाथ कुंजरू, बीवी केसकर, पदमपत सिंघानिया, जॉन मथाई, हसरत मोहानी, श्रीमती कमला चौधरी, आचार्य जेवी कृपलानी, महावीर त्यागी, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी तथा रफ़ी अहमद किदवई जैसी अनेक प्रतिभाएं शामिल थीं, जिनमें कुछ के ही नामों का उल्लेख मैंने किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के जिन गलियारों में आप सभी जनप्रतिनिधिगण का आना जाना होता है, वहीं आप सबके यशस्वी पूर्ववर्ती आते जाते थे। आपके उन पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों में आज़ादी के पहले वर्ष 1937 तथा 1946 में गठित दोनों विधानसभाओं के अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, चंद्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा कल्याण सिंह जैसी दिवंगत विभूतियां शामिल हैं। इस क्रम में मुलायम सिंह यादव जी और बहन मायावती जी की भूमिकाएं भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने वर्षों तक इस राज्य को कुशल नेतृत्व प्रदान किया तथा जिनका राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रव्यापी राजनीति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लिए इससे बढ़कर गर्व की बात क्या हो सकती है कि इस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों में से 9 प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश को नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू के रूप में देश को पहला प्रधानमंत्री तथा इंदिरा गांधी के रूप में प्रथम महिला प्रधानमंत्री देने का गौरव भी उत्तर प्रदेश को ही जाता है। आदर्शों पर आधारित राजनीति व जन सेवा के प्रति 2 पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद चुने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा चंद्रशेखर जी ने सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किए। राजीव गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बने व प्रधानमंत्री चुने गए। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को अपने गृह नगर की तरह अपनाया तथा देश के साथ साथ
तथा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास को नए आयाम प्रदान किए। अपनी विचारधाराओं तथा नैतिक आदर्शों से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक व सामाजिक सोच पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश की ऐसी विभूतियां रहे हैं जिनके जीवन चरित्र से प्रत्येक जनप्रतिनिधि को बहुत कुछ सीखना हो। उन दोनों महान विभूतियों ने अपनी विचारधाराओं से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु व्यापक स्तर पर राजनीतिक संस्कृति को भी परिभाषित किया। देवियों और सज्जनों, आरंभिक दौर में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के प्रायः सभी सदस्य स्वाधीनता सेनानी हुआ करते थे। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान आत्मसात किए गए अपने आदर्शों को स्वाधीनता के बाद भी अपने राजनीतिक जीवन में बनाए रखा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास अद्भुत उदारता और व्यापकता के उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। उत्तर प्रदेश में ही स्वाधीन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के निर्वाचन का इतिहास रचा गया।